इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है क्योंकि इंडिया का 50% ऑफ जीडीपी रिवेन्यू सर्विस सेक्टर से होता है। पर पिछले कुछ सालों से भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने के बाद और एजीआई आने के बाद जो छोटी आईटी और बीपीओ की जॉब्स है वो सभी खतरे में हैं। तो इस मार्केट में बहुत ही जल्द एक डाउनफॉल देखने को आ सकता है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आज के दिन करीब 15 से 17% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उसको 2030 तक 25% तक ले जाने का अंदर इतनी ज़्यादा स्कीम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम लाने के बावजूद भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं हो रहा। तो कहना है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि मेन बात स्कीम नहीं है, मेन बात है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आरबीआई के पुराने गवर्नर का ही कहना है कि इंडिया को केवल सर्विस सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए और उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वैसे ये भी गलत नहीं है, सर्विस सेक्टर आज के दिन 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर फिर भी भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर आखिर क्यों ध्यान दे रही है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच में क्या फ़र्क है, क्यों भारत सरकार पिछले कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं कोशिशों के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के अंदर ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजर सर्विस एक्सपोर्ट यूरोप और यूएस को ही जाता है। मेजॉरिटी आईटी सेक्टर, बीपीओ, फाइनेंस से बड़े सेक्टर का ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इंडिया का सर्विस सेक्टर 50% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, पर इसके अंदर 30% ऑफ वर्कफोर्स काम करते हैं। और जहां हम दूसरी तरफ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का केवल 15 से 17% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और उसके अंदर करीब 27% लेबर फोर्स काम करते हैं। इन दोनों में नंबर्स का तो डिफरेंस है ही, पर इसके साथ साथ देखें तो अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड तीनों तरह के लोग काम करते हैं। इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर में केवल स्किल्ड वर्कर ही काम करते हैं। तो इसके अंदर केवल सर्विस सेक्टर के अंदर केवल अर्बन सिटीज़ का ही डेवलपमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से विलेज रूरल एरियाज़ का भी डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनडायरेक्ट जॉब ज़्यादा क्रिएट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर। और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। सर्विस सेक्टर में मेनली सॉफ्टवेयर, बीपीओ और फिनटेक कंपनीज़ का ही एक्सपोर्ट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने के बाद और एजीआई आने के बाद जो छोटी आईटी और बीपीओ की जॉब्स है वो सभी खतरे में हैं। तो इस मार्केट में बहुत ही जल्द एक डाउनफॉल देखने को आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो हम फ़ोन, कार, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट है। भारत सरकार सर्विस सेक्टर में ग्लोबल डिमांड है, पर इंडिया की मेन मार्केट है यूएस और यूरोप के टाइम इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है। और इंडिया के अंदर आज के टाइम में करीब 60% लोग रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज के टाइम में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो करता है, पर एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट होने वाली वो बहुत ही लो होती है। तो उसको इंडिया की जीडीपी पर कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के लिए बेस्ट है। Medium-sized companies, but the figure in India is just about 15%, and he says underdeveloped infrastructure is not the only hurdle. The most challenging thing for foreign companies doing business in India is the tax system. For example, a company might suddenly receive a notice from the government demanding payment for taxes that were not stipulated before, and they need to deal with that. Laws and regulations change quite frequently. If rules keep changing, that must be a challenge for small firms with limited manpower. Yes, exactly. So it may be some time before Japanese companies of all sizes enter the Indian market, but change is coming surely and slowly. जापानीज़ न्यूज़ चैनल पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्किल्ड लेबर। भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे भारतमाला, जो कि इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और हर बड़े शहर को कनेक्ट करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट है। सागरमाला, जैसे कि इंडिया के अंदर सभी पोर्ट्स को बनाने के लिए है, और एक स्पेशल मालगाड़ी के लिए एक ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्टर्न कॉरिडोर और एक वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि लगभग बनके तैयार है। इनके साथ साथ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम भी चलाई जा रही है, जो कि करीब $26 बिलियन का इंसेंटिव देती है सरकार इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। सेमीकंडक्टर पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन करना। इंडिया के अंदर कई स्कीमों से फ़ायदा तो हुआ है, जैसे कुछ सालों में इंडिया के अंदर एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेटअप किया और आज 7% इंडिया के अंदर आईफोन बनते हैं, और एप्पल का टारगेट है कुछ समय में इसको 25% एप्पल के आईफोन इंडिया में बनाए जाए। और जो मेन चैलेंजेस इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने से रोकते हैं, वो है लैंड एक्वाइजेशन। इंडिया के अंदर बहुत से रोड हाईवे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, क्योंकि बस लैंड एक्वाइजेशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले होते रहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनकी कॉस्ट बढ़ती ही जाती है और ये बोझ सरकार को पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 15% ऑफ जीडीपी है, जिसको अगर कंपेयर करें तो चाइना के अंदर 8% ऑफ जीडीपी की लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और यूएस, जर्मनी वगैरह में 9% ऑफ जीडीपी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। इन सब के साथ साथ आज के टाइम पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करप्शन का फेस करना पड़ता है। अभी कुछ ही समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्टअप के सीईओ को करप्शन के केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आई थी, और जिससे इन सरकारी ऑफिसर ने पार्टी के थ्रू 5% रिश्वत लेने की मांग की। इस कंपनी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस उत्तर प्रदेश की जगह दूसरे स्टेट में जाके हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेंगे। फिर जब सरकार को पता चला, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की और इसको सस्पेंड कर दिया गया। पर आज भी इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स तो है ही, पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी करप्शन, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाती। के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और मेहनत करने की ज़रूरत है? मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बढ़ावा करना चाहिए, या इंडिया को सर्विस सेक्टर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।